पुष्पिका में आए हुए इन लोगों को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे। आज हरिद्वार में आयोजित पंजाबी महासभा और सभी संगठनों के सहयोग से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हमारी दीदी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक और मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, कैंट विधानसभा देहरादून की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, मंच पर आसीन पूज्य अरुणदास जी महाराज, लोकेश दास जी महाराज, श्री जगन्नाथ धाम, श्री जगजीत सिंह जी, निर्मल संतपुरा धाम, श्री संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक, करण मेहतोत्रा जी पंजाबी महासभा के अध्यक्ष, श्री अशोक वर्मा जी महापौर नगर निगम हरिद्वार, श्रीमती किरण जैसल जी महापौर नगर निगम, श्री दीपक बाली जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वास डाबर जी, श्री मंजीत सिंह राजू जी, राजीव शर्मा जी चेयरमैन नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर, नितिन गौतम जी उत्तराखंड सरकार के हमारे दायित्ववान महानुभाव, श्री दिनेश मानसेरा जी, विक्रम भुल्लर जी, मंच पर आसीन हमारे करण मेहता सभी आए हुए सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और पूरे प्रदेश भर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मीडिया के अभी सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि 500, 1000, 1500, 2000 लोग होंगे, लेकिन यहाँ हजारों हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस अवसर पर भारत के विभाजन की भयानक त्रासदी झेलने वाले सभी भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने कुछ तत्कालीन नेताओं की राजनीतिक मूर्खता के कारण उस त्रासदी में अपना घर, अपनी मिट्टी और अपनों को खोने का असहनीय दर्द का सामना किया। साथ ही मैं उन सभी विस्थापित परिवारों के साहस और संघर्ष को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। भाइयों बहनों, हमने स्वतंत्रता का इतिहास तो बहुत पढ़ा है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन की पीड़ा को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 भारत के सीने पर एक घाव कर दिया गया। भारत मां के सर को लहूलुहान कर दिया गया, भारत मां को टुकड़े में विभक्त कर दिया और थाली में सजाकर
पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। और वो जो घाव है वो आज भी हरा है। एक और जहां आजादी का उत्साह है तो दूसरी ओर लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा उतर चुका था। उस समय भारत मां के सीने पर एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने सदियों से साथ रहे लोगों को एक झटके में अलग कर दिया। जो कल तक अपना था वो अचानक पराया हो गया। जिस जमीन पर पीढ़ियां जन्मी थी उसे छोड़ना पड़ा। विभाजन की घटना मात्र एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि वो तो हमारी साझी विरासत, हमारी बोली के साथ साथ आत्मा का बंटवारा भी था। वो स्मृतियों का विस्थापन था, पहचान का विस्थापन था। उसने पीढ़ियों को अपनी जड़ों से उखड़ जाने का दर्द था। इतिहास में कभी किसी देश ने बिना किसी युद्ध के इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी, इतना बड़ा विस्थापन नहीं झेला। रातों रात करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर सड़कों पर आ गए। वो इंसानियत के इतिहास में इंसानों द्वारा रचा गया सबसे क्रूर और रक्त रंजित अध्याय था। मैं आज उन तमाम निर्दोष शहीदों के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, विभाजन के उस दौर में लोगों ने जो कूड़ा झोली, उसकी कल्पना करना भी आज आसान नहीं है। वो ऐसा भयावह दृश्य था जिसका अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, छोटा सा एक लघु फिल्म जो हमारे बच्चों ने यहाँ पर एक लघु प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया। हमने देखा कि ट्रेन यात्रियों की जगह लाशों को लेकर आती थी। हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, किस प्रकार से उनको रौंदा गया जब हंसते हंसते खेलते परिवारों को रातों रोज मौत के घाटों उतार दिया गया। और ये सब किस लिए हुआ? ये प्रश्न है। ये देश की नियति नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों को सत्ता की भूख और राजनीति का नतीजा थी, जिसमें एक और जिन्ना थे और एक और नेहरू थे। भारत माता के दो टुकड़े किसी विचार के लिए नहीं, बल्कि एक परिवार के राजनीतिक भूख और कुर्सी के लिए किए गए थे। एक परिवार की महत्वाकांक्षा इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने करोड़ों भारतीयों के खून, मान सम्मान और भविष्य की बलि चढ़ा दी थी। गांधी परिवार और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने भारत मां के टुकड़े करना स्वीकार किया, केवल इसलिए कि सत्ता की मलाई उनके हाथ से न निकले। यदि उस समय देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता, ऐसा व्यक्तित्व होता जो देश की चिंता करता, सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता, ऐसी सोच रखने वाला होता, तो आज का ये दिवस हम नहीं मना रहे होते। भाइयों बहनों, यही कारण है कि विभाजन के इस दर्दनाक सच को, इस खूनी इतिहास को दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने छिपा कर रखा। इन लोगों ने कभी भी विभाजन का दंश झेलकर आए हमारे लाखों विस्थापित भाई बहनों के आंसुओं को नहीं देखा। इन्हें उस समय भी बस अपने एक खास वोट बैंक की चिंता रही। और आज भी ये लोग फर्जी कागजातों के दम पर देश की सीमा में घुसने वाले अवैध घुसपैठियों को उनके लिए लाल कालीने बिछाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र सनातन संस्कृति को कमजोर करने का षड्यंत्र भी यही लोग रचते हैं। ये लोग कभी सनातन को बीमारी कहते हैं, कभी कहते हैं वायरल फीवर है, कभी कहते हैं मलेरिया है, कभी कहते हैं डेंगू है, तो कभी हमारी पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग आज भी तुष्टीकरण की राजनीति पर काम कर रहे हैं, जिसने 1947 में विभाजन का बीज बोया था। भाइयों बहनों, ये लोग भारत की सांस्कृतिक आत्मा को नष्ट कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत अपनी जड़ों से जुड़े, नहीं चाहते कि हिंदू समाज संगठित हो और समृद्ध हो। इतना ही नहीं, आज ये लोग दलित और वंचित समाज का हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं। ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये मंच पर जो लोग बैठे हैं केवल उनके नहीं है, ये हम सबके सामूहिक प्रश्न है। और इसका उत्तर भी अगर हम सामूहिक रूप से खोजेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। जब 1947 में विभाजन हुआ
तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका हुआ? एक प्रश्न है। हमारे दलित समाज का, वंचित समाज का, शोषित परिवारों का, हमारे सिख और पंजाबी समाज का, पंजाबी भाइयों का। क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि पाकिस्तान में छूट गए लाखों करोड़ों दलित परिवारों के साथ क्या क्या हुआ? उन्हें वहां जबरन अत्याचार का सहना पड़ा, जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ा, और इन्होंने हमेशा दलित और पीड़ित समाज का इस्तेमाल केवल अपने वोट बैंकों की राजनीति के लिए किया। और आज भी फिर ये लोग इसी प्रकार का जातिवाद का कार्ड खेलकर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, अभी 4 दिन 5 दिन पहले हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी एक रैली हुई, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनकी उम्र है, वरिष्ठ है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं और वो देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि बेहद दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है। जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा भाइयों बहनों। वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं, उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। और इस पर खड़गे जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ओछी और विभाजनकारी राजनीति आपको, कम से कम आप इतने वरिष्ठ हैं, आप कभी कहते हैं मैंने अटल जी के साथ काम किया, मैंने आडवाणी जी के साथ काम किया, तो कम से कम आपके इस कद को, इस सम्मानित पद को यह शोभा नहीं देता है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने की छटपटाहट में समाज में जहर घोलना, दलित कार्ड खेलकर भाइयों को भाइयों से लड़ाना और देवभूमि के सौहार्द को बिगाड़ना कहां तक सही है भाइयों बहनों? ये लोग आज फिर वही पुरानी बांटो और राज करो की मानसिकता के साथ समाज में फूट डालने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब देश और देवभूमि का दलित और वंचित समाज इनके छलावे में नहीं आने वाला है। सभी लोग जान चुके हैं कि इनका ये जो दलित प्रेम है ये केवल और केवल वोटों की फसल काटने तक रहता है। जबकि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलकर शोषित और वंचित समाज को उनके अधिकार और सम्मान देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। हर क्षेत्र में समाज कल्याण के काम हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस इस स्तर पर गिर चुकी है, इसका अंदाजा अब इनके नेताओं के बयानों से लगा सकते हैं। अभी कल ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की निम्न स्तरीय और ओछी शब्दावली का प्रयोग किया है, उससे पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं। भाइयों बहनों, वो अपनी सामंतवादी सोच, परिवारवादी सोच, वंशवादी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके चाटुकारों ने उनको इतने आसमान पर चढ़ा दिया है। उसी का नतीजा है कि वो अपनी हार के सैकड़ा पूरा कर चुके हैं। 100 बार देश की जनता उनको हरा चुकी है और उनकी भाषा शैली दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अवसाद से ग्रसित हैं। किस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए? आप नेता प्रतिपक्ष जैसे एक गरिमा वाले पद पर हैं। भाइयों बहनों, क्या 140 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या ऐसी और कुंठित भाषा का प्रयोग किसी सभ्य लोकतंत्र में स्वीकार हो सकता है? क्या कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। और उनके चाटुकारों ने न देश की संस्कृति का ज्ञान है, न राहुल गांधी जी को देश की संस्कृति का ज्ञान है कि अपने से बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमारी संस्कृति कहती है अपने बड़ों का मान सम्मान करिए, उनका नाम सम्मान के साथ लीजिए। आप उनकी भाषा तो ऐसा लगता है किसी गली मोहल्ले में घूमने वाले ऐसे व्यक्ति की हो जिसने कुछ देश की संस्कृति से इसका कोई लेना देना ना हो। न संस्कारों का इनको भान है, न देश के प्रधानमंत्री
पद की जो गरिमा है उसका एहसास है। ये लोग केवल और केवल अमर्यादित बयानबाजी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जब व्यक्ति के पास नीति भी नहीं बचती है, नियत भी नहीं बचती है और मुद्दों का अकाल पड़ जाता है, तो वो इसी तरह की गाली गलौज और अभद्रता पर उतर जाता है भाइयों बहनों। और जब हार स्पष्ट दिखाई देने लगती है तो उसकी बौखलाहट बाहर आने लगती है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप याद रखिए, देश की जनता आपके शब्द भी देख रही है, आपके संस्कार भी देख रही है और आपकी जो कुंठित होती हुई ये सोच है उस सोच को भी देख रही है। इसी अहंकार, इसी अमर्यादित आचरण और सनातन के अपमान के कारण देश की जनता लगातार आपको नकार रही है और आपकी इसी ओछी राजनीति के लिए जनता आपको आगे भी नकारती रहेगी। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि मानकर जो काम कर रहे हैं। दशकों तक जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए विभाजन की उस विभीषिका को, लाखों निर्दोषों के खून से रंगे उस इतिहास को कालीन के नीचे दबाने और देश से छिपाने का महापाप किया, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस दर्द को कभी नहीं भूलें और देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ रहा है। जितने भी हमारे आज धार्मिक स्थान हैं उनको सबको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, केदारनाथ बद्रीनाथ धामों का निर्माण हो गया, नव निर्माण हो गया, महाकाल लोक का निर्माण हो गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण कार्यों के माध्यम से हमारी लोक विरासत दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित हो रही है और देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो धारा 370 समाप्त होनी हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत होना हो, सीए जैसा कानून लागू होना हो, वक्फ बोर्ड का संशोधन होना हो और 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना जैसा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत परिकल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। आज का यह नया भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है और अपनी सीमाओं तथा नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड का विकास, समृद्धि और स्वाभिमान आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि धरातल पर काम करने पर विश्वास करती है। आज एक और जहां राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, हर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, हर घर शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1947 की विभाजन त्रासदी में बलिदान हुए लोगों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल के निर्माण की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा अगले वर्ष होने वाले कुंभ को इतिहास का सबसे दिव्य और भव्य, सबसे सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर यहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि के हित में भी अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पहले के समय में कुछ कारणों से नहीं लिया गया। वोट बैंक के कारण से पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। साथ ही हमने देश का सबसे नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, यहाँ की पवित्रता, जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसी के तहत हमने सख्त धर्मांतरण का कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करके ऐसे मंसूबों को ध्वस्त करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों पर हमारी सरकार ने कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ साथ देवभूमि के पवित्र स्थानों पर, पवित्र भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ भी हमने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए
हजारों एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया है। 500 से अधिक अवैध अतिक्रमणों को जमीन के अंदर मिलाने का काम भी किया है। साथ ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, आस्था के नाम पर जनता को ठगने वाले काल नियमों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमारा संकल्प स्पष्ट है। हम देवभूमि के स्वरूप से खिलवाड़ करने वाले किसी भी ताकत को बख्शेंगे नहीं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प वही संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद हमें सदैव की भांति मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं विभाजन विभीषिका में अपना सर्वस्व गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।